वेलकम टू कैंडिड इंग्लिश। आज आप लोग इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का। हेडिंग होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव रूल नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 2 क्या पढ़ना है? रूल नंबर 2 ये पढ़ना है कि अगर WH वाले शब्द आ जाएं, WH वाले इंट्रोगेटिव शब्द आए, इंट्रोगेटिव वर्ड आए, तो फिर हम क्या करते हैं? WH वाले इंट्रोगेटिव वर्ड आए अगर, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, इस तरीके के शब्द आए, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंसेस के लिए? इसके लिए पहले रूल हम लिख देते हैं। सबसे पहले WH वाले शब्द ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज। इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट को लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के बाद जो शब्द बचा रहेगा जिसको शॉर्ट में अदर वर्ड कह सकते हैं लाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, खासतौर से जब WH से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये रूल हो गया, ये मेन रूल आप पढ़ रहे हैं WH के लिए। और रूल कौन सा है? रूल नंबर 2 है। इसके पहले कौन सा पढ़ा गया था? रूल नंबर 1। अब ध्यान देना है, ये आपको पता ही है डू या डज का प्रयोग हम कैसे करेंगे। जब सेंटेंस में आई, बी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो डज का प्रयोग, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन का मतलब करने वाला कोई अकेला होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। उदाहरण लेते हैं, वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है? ये मान लीजिए दिया गया। वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता? अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन के लिए आपको पहले भी बताया गया क्या क्या चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, तब जाकर के अदर वर्ड। इतनी बातें हमको पहले पता करनी है। अब कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम करने वाला हो, जो किसी काम को अंजाम देने वाला हो। इसमें देखा जाए तो कार्य करने वाला या काम करने वाला कौन हुआ? ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरे क्रम पर क्या पता करेंगे? मूल क्रिया, वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाता है। ये हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद सीधा फिर क्या पता करना है? इसी क्रम में सारी बातों को आप बाहर करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करना। ऑब्जेक्ट पता करने की विधि क्या होती है? जो वर्ब दिया होता है इसमें 2 प्रश्न करेंगे, पहला क्या और दूसरा किसे। इंग्लिश में करना चाहते हैं व्हाट मीन्स क्या और हुम मीन्स किसे। व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। इससे जो भी आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आंसर देखिए क्या मिलता है। वह पढ़ाता है, पहला प्रश्न क्या पढ़ाता है। आंसर मिला अंग्रेजी, तो इसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसी को वर्ब से प्रभावित शब्द कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट की परिभाषा होती है वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब का प्रभाव कैसे जानेंगे? इसी प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिल रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो क्या पढ़ाता है 2 प्रश्न करना, इसके अलावा क्यों, कैसे, ये सब नहीं करना है। ऑब्जेक्ट तक केवल हमको ये 2 प्रश्न पहुंचा सकता है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट को नहीं बताता, ध्यान रखेंगे। तो वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट मिल गया एक। दूसरा प्रश्न कर लीजिए किसे पढ़ाता है? आंसर मिला तुम्हें पढ़ाता है। इसका मतलब है कि इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तो अंग्रेजी हो गया
और एक ऑब्जेक्ट यानी दूसरा ऑब्जेक्ट तुम्हें, दो दो ऑब्जेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा दिया ही रहे, कभी दो दिया होता, कभी एक दिया होता, कभी एक भी नहीं होता। तो दो ऑब्जेक्ट हो गया। एक शब्द बचा क्यों, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव ये वर्ड हो गया, प्रश्न सूचक शब्द कहेंगे। अब देखिए एक एक शब्द को बाहर कर लिया गया। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले रूल पर आ जाइए। रूल क्या दिया गया है, रूल सामने दिया गया है, ले लीजिए। सबसे पहले WH वाला शब्द दिया गया ना, तो आप भी लिखेंगे वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है। तो क्यों अंग्रेजी पढ़ाता है, आइए देखते हैं। तो वाई का प्रयोग पहले कर लेंगे। वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्यों दिया गया है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, क्यों का अंग्रेजी होगा वाई। तो वाई सबसे पहले यानी जिसकी जो इंग्लिश होती है उसको लिख लेंगे। तो यहां हमने क्या लिखा, वाई लिख लिया, WH वाला शब्द। अब इसके बाद क्या चाहिए, डू या डज। अब ये प्रॉब्लम है कि हम डू लगाएं कि डज लगाएं। ध्यान देना है, जब सेंटेंस में, पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, जब सेंटेंस में ही, सी, इट या कोई अकेला नाउन, सिंगुलर नाउन होगा, तब हम क्या लगाएंगे, तब इसके सबके साथ डज लगाते हैं। डज, ध्यान देंगे, बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ प्लूरल नाउन के साथ डू लगाएंगे। तो यहां देखिए वह मिल रहा, वह ही मिला, इसकी इंग्लिश ही होगा, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी। तो ध्यान देंगे वह पढ़ाता है, मेल का बोध करा रहा है, तो यहां पर अकेला है तो इसलिए डज लिख देंगे, वाई डज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता। कर्ता क्या है, वह की इंग्लिश ही हो गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या दिया गया, पढ़ाता है, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होगा, टीच, TEACH। रीड मीन्स पढ़ना और टीच मतलब पढ़ाना। ध्यान देंगे जब डू या डज का प्रयोग किया जाता है तो डू डज के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए टीचेज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डज लग गया। डज या डू होने पर क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब क्या होता है, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट देखिए दो दो दिया गया है, एक तो है तुम्हें, एक है अंग्रेजी। तो जब दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो पहले हम लिविंग को रख लेते हैं, फिर नॉन लिविंग को। पहले भी बताया गया, इसके पहले वाली क्लास में बताया गया था। और अगर नॉन लिविंग को पहले रखें, यानी निर्जीव वाले को पहले रखें, सजीव को बाद में, तो आप रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या होगी, जब लिविंग वाला बॉर्डर पर जाएगा, किनारे जाएगा, नॉन लिविंग वाला पहले आएगा, तो जब लिविंग वाला बॉर्डर पर जाएगा तो उसके साथ टू भी लगाना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट की स्थिति में। अगर अकेला ऑब्जेक्ट होगा तब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां देखेंगे व्हाई डज ही टीच हो गया। टीच के बाद पहले हम लिविंग को रख लेते हैं। तुम्हें की इंग्लिश भी, चाहे तुम हो चाहे तुम्हें हो, दोनों की इंग्लिश यू होती है। वर्ब के पहले आएगा तो यू मतलब तुम या आप हो जाएगा। वर्ब के बाद यू आता है तो ये तुम्हें या आपको का अर्थ देता है। यही इतना अंतर है। ये वर्ब के बाद रखा गया तो तुम्हें का अर्थ देगा, तुम या आपका अर्थ नहीं देगा। तो तुम्हें हो गया। अब ध्यान रखना है अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होगी, ENGLISH। कोई भी भाषा जब होती है उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं। अब लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। वाई डज ही टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, ये हो गया ट्रांसलेशन। अब अगर यही मान लीजिए यहाँ पर हम वह की जगह वह कर देते कि वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, ये कर दिया जाता, तब क्या करेंगे। अब देखिए तब अंतर क्या आ जाएगा, यहीं पर वाई तो रहेगा ही रहेगा, वह की इंग्लिश क्या होता है, दे, वह की इंग्लिश दे होगा। तो ध्यान रखेंगे जब आई हो, आई, दे हो, आई हो या वी हो या फिर प्लूरल कोई नाउन हो, प्लूरल नाउन, तब इनके सबके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो डू लगाते हैं, तब डज नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ वह दे दिया गया तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा वाई डू और इंग्लिश हो जाएगी दे, वाई डू डे। बाकी बातें वैसे ही, टीच, TEACH, टीच यू इंग्लिश, ENGLISH हो गया। इसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एक बात हम पहले भी बताए थे, इसमें भी दोहरा दे रहे हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आए तो पहले सजीव वाला लिखते हैं, फिर निर्जीव को लिखते हैं।
अगर निर्जीव को पहले लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त कौन सी होगी, ध्यान रखना है। शर्त एक छोटी सी शर्त है, उस शर्त को हम यहाँ बता देते हैं। शर्त क्या है कि अगर हम इंग्लिश को पहले लिखें, यू को बाद में लिखें, तो वैसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश, INGLISH, इंग्लिश, फिर टू लगाना पड़ेगा, फिर यू लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। वैसे बात इसमें भी। तो एक बात ध्यान रखना है, जब सजीव वाला पहले आएगा, कोई इसके साथ शर्त नहीं, लेकिन निर्जीव अगर पहले आया, नॉन लिविंग पहले आया, लिविंग बाद में गया, तो टू लगाना पड़ेगा। टू लगाना मत भूलिएगा। ये चीजें कंपटीशन में स्पॉटिंग एरर के रूप में भी पूछी जाती हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस रहेगा तो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन ऐसे कर लेंगे। इसमें एक बात और जान लीजिए, अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नहीं भी आए, नेगेटिव भी शब्द आए, तब क्या करेंगे। जैसे वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है, क्यों नहीं पढ़ाता मान लीजिए जोड़ दिया गया, तब क्या करेंगे, यही मान लीजिए हम क्यों नहीं एक शब्द और जोड़ दिए, वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर क्या करेंगे, व्हाई डज ही, यही सब्जेक्ट के बाद नॉट भी तब लगा देंगे। जब इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, तो कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। कोई अलग से कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर कह दिया जाए कि वह तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, व्हाई डू दे नॉट, यहाँ पर भी दे के बाद तब नॉट आ जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं दे के बाद तब नॉट आ जाएगा। यानी जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा। इस बात को अलग से ध्यान रखिएगा। आज इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं अगले रूल के साथ। धन्यवाद।